जिसकी कोई आप नेचुरल नंबर पावर आप लें तो वो ज़ीरो के बराबर आ जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, लेट्स सी एन एग्जांपल। आप ये रिंग कंसीडर कीजिए Z4 में आप जानते हैं एलिमेंट्स होंगे ज़ीरो। इसमें ऑपरेशंस आप जानते हैं, एडिशन मॉडुलो 4, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। सो 0 1 2 एंड 3 इसके एलिमेंट्स हैं और आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सो कंसीडर दिस पर्टिकुलर रिंग। देन अब देखिए इस केस में इसमें जो एलिमेंट 2 है ना, 2 की पावर अगर आप 2 लें तो रिज़ल्ट हमारे पास 4 आ जाता है, और 4 आप जानते हैं इस रिंग में ज़ीरो है, 0 mod 4। तो देयरफॉर 2 इज nilpotent element in Z4। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आप कंसीडर कीजिए Z8 ले सकते हैं आप। Z8 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 and that's it, Z8। देन इसमें भी आप नोट कीजिए कि अगर आप 2 की पावर 3 लें तो ये 8 आ जाता है, जो कि 0 है इस रिंग के अंदर। और इसी तरह से अगर आप 4 की पावर 2 लें तो वो 16 आ जाता है, और वो भी आप जानते हैं इस रिंग के अंदर 0 है। तो देयरफॉर 2 and 4 are nilpotent elements in Z8। फॉर यू टू थिंक, मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आप ये रिंग कंसीडर करें Z6, एडिशन मॉडुलो 6, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ऑपरेशंस होंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन ये है कि डज देयर एग्जिस्ट a nilpotent element इन Z6। क्या Z6 में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी नेचुरल नंबर पावर करें तो जो आप जो है वो 0 आ जाए। सो दिस इज फॉर यू टू थिंक अबाउट। एक बात मैं यहाँ नोट कर दूं कि ये जो नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ज़ीरो डिवाइसेस होते हैं। तो लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी then every non-zero, this is very important, then every non-zero nilpotent element is zero divisor।
तो हर नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट जो है वो ज़ीरो डिवाइज़र होगा। मैं ब्रैकेट में y लिख देता हूँ। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, कैसा क्यों होता है। सो एवरी नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट इज ज़ीरो डिवाइज़र। सो फॉर यू टू थिंक. So let's come to another definition. So this is fifth, number 5 definition. Let R be a commutative ring with identity. Then an ideal of R, then an ideal of R is called prime ideal. Prime ideal. This is definition of prime ideal. If मेन कंडीशन तो एक है, लेकिन एक कंडीशन बड़ी ज़रूरी है, बी ऑलवेज इम्पोज, एंड दैट इज़ दिस आइडियल हैज़ टू बी प्रॉपर आइडियल. देन एन आइडियल, मुझे इस आइडियल का नाम आई रखने दीजिए, मुझे याद नहीं रहा. तो देन एन आइडियल आई ऑफ आर इज़ कॉल्ड प्राइम आइडियल इफ़ इस आइडियल आई को पूरी रिंग के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब इसको प्रॉपर आइडियल होना चाहिए रिंग आर का. I is not equal to R, it has to be proper. And secondly, अगर कोई दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इस आइडियल को बिलोंग करे तो उन दोनों में से कोई ना कोई एलिमेंट इसको ज़रूर बिलोंग करना चाहिए. अगर ए और बी का प्रोडक्ट आइडियल आई को बिलोंग करे तो फिर या तो ए आई को बिलोंग करेगा या फिर बी जो है वो आई को बिलोंग करेगा. सो दिस इज द मेन कंडीशन फॉर एन आइडियल टू बी prime ideal, but it has to be proper. So prime ideal. So let's see few examples. We know that Z is a commutative ring with identity, और ये इंटीग्रल डोमेन भी है. So we know that Z is commutative ring with identity. इसके आइडियल्स आपने डिस्कस किए हुए हैं, आपको याद होगा. प्रिंसिपल आइडियल्स हमने बल्कि प्रूव भी किया था कि Z का हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है, इसलिए Z को प्रिंसिपल आइडियल रिंग भी कहते हैं. क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसे हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी कहते हैं. एनीवे वी नो दैट Z इज कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी. कंसीडर आइडियल जनरेटेड बाय 3. अब जानते हैं ये आइडियल ये होगा 3 के सारे मल्टीपल्स. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 4, it will make -12 and then up to +12. Let's say -9, -6, -3, then 0, 3, 6, 9 and so on.
और बाकी भी आप देख सकते हैं इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो इस आइडियल में आप कोई भी दो एलिमेंट्स का आप प्रोडक्ट आप लीजिए। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि हम 6 ले लेते हैं। 6 दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, जिसे हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 24 भी इसके अंदर होगा। आप देख सकते हैं 6 3 8 ज़ा 24। कंसिडर दिस पर्टिकुलर आइडियल, वी नोट दैट फोर multiplied with 6, this belongs to ideal generated by 3, and अब नोट कीजिए कि 4 जो है वो तो इसको बिलोंग नहीं करता, ठीक है, लेकिन 6 इसको बिलोंग करता है। 6 बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय 3। तो आइडियल जनरेटेड बाय 3, आप कोई भी आप इसमें दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लीजिए, उनमें से कोई ना कोई एलिमेंट इसको ज़रूर बिलोंग करेगा। सो काउंटर एग्जांपल लिख लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। अब यूँ कीजिएगा, आप कंसिडर कीजिए, कंसिडर आइडियल जनरेटेड बाय 4, तो ये होगा -12 -8 -4 0 4 8 12 and then so on. So ideal generated by 4। आप इसमें नोट कीजिए कि 2 multiplied by 2 जो है, टू मल्टीप्लाइड विद 2, ये इसे बिलोंग करता है आइडियल जनरेटेड बाय 4 को। लेकिन देखिए 2 जो है वो 4 इस आइडियल को बिलोंग नहीं करता, बट 2 डज नॉट बिलोंग टू आइडियल जनरेटेड बाय 4। देयरफॉर ideal generated by 4 is not prime ideal। और इस तरह से आप एक बात ज़रा नोट कर लीजिए कि कंडीशन ये है कि कोई भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इसको बिलोंग करता है, तो उनमें से कोई ना कोई एलिमेंट जो है ना उस आइडियल को बिलोंग करना चाहिए, जिसे हम प्राइम आइडियल कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक तो अल्लाह का एक ऐसे आइडियल का जो प्राइम आइडियल नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल भी अगर आप ऐसी ले आएँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, तो वो फिर प्राइम आइडियल नहीं हो सकता। बेशक काफ़ी ज़्यादा वो कंडीशन सेटिस्फाई भी होती हो, लेकिन किसी एक के लिए भी वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो फिर प्राइम आइडियल नहीं हो सकता। तो इस बात को ज़रूर ज़हन में रखिए। सो आइडियल जनरेटेड बाय 3 इज़ प्राइम आइडियल, आइडियल जनरेटेड बाय 4 इज़ नॉट प्राइम आइडियल, और यू कैन गेस दैट ideal generated by 5 will be prime ideal, ideal generated by 7 will be prime ideal, and so on. Ideal generated by a prime number will be prime ideal। तो यही इसकी नाम की मोटिवेशन भी है। मैं जस्ट लेट मी नोट दैट, जस्ट नोट ideal generated by 5, ideal generated by 7, ideal generated by 11 and so on are prime ideals। और नाम की मोटिवेशन भी इसी वजह से है। सो ऑल दीज आर प्राइम आइडियल्स। लेकिन कंडीशन आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि कोई दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडियल को बिलोंग करता है, तो उन दोनों में से किसी न किसी एक एलिमेंट को आइडियल को ज़रूर बिलोंग करना चाहिए। सो लेट्स कम टू अ प्रोपोजिशन। We should call it number 6।
So proposition. So let R be a commutative ring with identity and I be an ideal of R. Let R be a commutative ring with identity and I be an ideal of R. मैं ये बात ज़रा एम्फेसाइज कर दूँगी, चूँकि हमारी रिंग कामोटेटिव रिंग है, इसलिए अब हमें लेफ़्ट आइडियल या राइट आइडियल कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कामोटेटिव रिंग में लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल्स आपस में बराबर होते हैं। इस केस में हम टू साइडेड आइडियल का जिक्र भी नहीं करते, वी सिंपली से एन आइडियल। तो ये बात अच्छी तरह नोट कर लीजिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्यूटेटिव रिंग्स वी टॉक अबाउट आइडियल्स ओनली, वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट लेफ्ट आइडियल, right ideal or two-sided ideal. Anyway, let R be a commutative ring with identity and I be an ideal of R. Then prove हमने ये करना है कि अगर I is prime ideal, अगर I जो है ये प्राइम आइडियल हो, तो अगर आप रिंग R को आइडियल I से फैक्टर करें तो ये इंटीग्रल डोमेन होगी, इज इंटीग्रल डोमेन। या अगर कोई फैक्टर रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन हो, फैक्टर रिंग बेसिकली रिंग हैज़ टू बी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी फैक्टर विद इट्स आइडियल। अगर ये इंटीग्रल डोमेन हो तो फिर जिस आइडियल से आपने से फैक्टर किया है दैट आइडियल विल बी प्राइम आइडियल। सो लेट्स कम टू प्रूफ। तो पहले हम इस डायरेक्शन में आ जाते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट आर बी, लेट आई बी अ प्राइम आइडियल ऑफ आर। Let I be prime ideal of R. We shall prove that R factor I is integral domain. और इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने का प्रोसेस आप जानते हैं कि हम कोई दो एलिमेंट्स लेकर उनको मल्टीप्लाई करके उनका रिजल्ट ज़ीरो के बराबर ले लेते हैं और फिर इस्टेब्लिश करते हैं कि उन दोनों में से कोई एक जो है वो ज़ीरो के बराबर है। और ये बात याद रखिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर फैक्टर आई, तो इसमें जो ज़ीरो एलिमेंट है वो आई खुद है, बस ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए। सो लेट आई बी prime ideal of R, we shall prove that R factor I is integral domain. So let हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, x प्लस I और y प्लस I, जो R फैक्टर I को बिलोंग करते हैं। एंड फ़र्ज़ कीजिए कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x प्लस I का y प्लस I के साथ वो ज़ीरो के बराबर है। ज़ीरो के माने कि वो I के बराबर है। तो इसके माने फिर ये होंगे कि अब लेफ़्ट कोसेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जानते हैं कि एक्स वाई प्लस आई इज़ इक्वल टू आई। और ये भी आपको मालूम है कि जब आप लेफ़्ट कोसेट किसी आइडियल के साथ या सब ग्रुप के साथ लेते हैं, जो आप वही आइडियल या वही सब ग्रुप आ जाता है, तो वो जो एलिमेंट है जिसके साथ आपने लेफ़्ट कोसेट लिया था वो उस सब ग्रुप या उस आइडियल को बिलोंग कर रहा होता है। तो देयरफॉर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है
वो आई को बिलोंग करेगा। अब नोट कीजिए कि आई तो प्राइम आइडियल है, हमने सपोज किया लेट आई बी प्राइम आइडियल। तो अगर एक्स और वाई का प्रोडक्ट आई को बिलोंग करता है तो फिर या तो एक्स आई को बिलोंग करेगा या फिर वाई आई को बिलोंग करेगा। बट आई इज प्राइम आइडियल। तो आई चूँकि प्राइम आइडियल है देयरफॉर या तो एक्स आई को बिलोंग करेगा या फिर वाई जो है वो आई को बिलोंग करेगा। एंड देयरफॉर आप देखिए अगर एक्स आई को बिलोंग करता है तो फिर एक्स प्लस आई को आई के बराबर होना चाहिए या वाई प्लस आई को आई के बराबर होना चाहिए। और आप जानते हैं आई जो है वो आर फैक्टर आई का ज़ीरो एलिमेंट है। तो हम फिर ये कह रहे हैं कि अगर एक्स प्लस आई और वाई प्लस आई का प्रोडक्ट आई के बराबर है जो कि ज़ीरो है तो फिर या तो एक्स प्लस आई ज़ीरो होगा या फिर वाई प्लस आई ज़ीरो होगा। एंड देयरफॉर आर फैक्टर आई इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। सो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ वी कम टू सेकंड पार्ट जिसमें हम सपोज कर लेंगे कि आर फैक्टर आई जो है वो इंटीग्रल डोमेन है और हम प्रूव करेंगे कि आई जो है वो प्राइम आइडियल है। सो नाउ सपोज दैट आर फैक्टर आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। इसे हम इंटीग्रल डोमेन सपोज कर लेते हैं। वी शैल प्रूव दैट हम प्रूव करेंगे कि वी शैल प्रूव दैट आई इज प्राइम आइडियल। और प्राइम आइडियल प्रूव करने की कंडीशन ये है कि आप आई के कोई दो एलिमेंट्स लेकर उनका प्रोडक्ट अगर आई में है तो हम प्रूव करेंगे कि उनमें से कोई ना कोई आई के अंदर ज़रूर है। तो फॉर दिस लेट फ़र्ज़ कीजिए कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है वो आई को बिलोंग करता है। अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि वेयर एक्स वाई बिलोंग टू, बेसिकली ये रिंग आर के एलिमेंट्स हैं। तो फ़र्ज़ करें कि एक्स और वाई दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आई को बिलोंग करता है। तो अगर ऐसा है तो फिर जब आप एक्स वाई ये चूँकि आई का एलिमेंट है तो इसके साथ आप आई का लेफ़्ट कोसेट लेंगे तो जो आप आई ही आएगा। तो इसके माने फिर ये हुए कि जो लेफ़्ट कोसेट की मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन अप्लाई करें तो एक्स प्लस आई मल्टीप्लाइड विद वाई प्लस आई जो है ये आई के बराबर होगा। लेकिन अब देखिए ये एक्स प्लस आई वाई प्लस आई ये दो एलिमेंट्स हैं आर फैक्टर आई के और इनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है। लेकिन आर फैक्टर आई तो इंटीग्रल डोमेन है तो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ रहा तो दोनों में से किसी ना किसी को ज़ीरो होना चाहिए। बट आर फैक्टर आई इज़ एन इंटीग्रल डोमेन देयरफॉर या तो एक्स प्लस आई को आई के बराबर होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए या फिर वाई प्लस आई को आई के बराबर होना चाहिए यानी ज़ीरो होना चाहिए। एंड देयरफॉर अगर एक्स प्लस आई है तो फिर एक्स आई को बिलोंग करेगा या फिर अगर वाई प्लस आई है तो फिर वाई आई को बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर आई इज़ अ प्राइम आइडियल।
So therefore I is n, not n, sorry. Therefore y is prime ideal. So this was very simple proposition. So this was number 6. Now we come to number 7. एक कंसेप्ट है कम्यूटेटिव अलजेब्रा में, दैट इज ऑफ नील रेडिकल. सो लेट्स डिफाइन what a nil radical is. So let's have definition of nil radical. Nil radical. Let's define that. So let R be a commutative ring with the identity commutative ring with identity means multiplicative identity anyway. Let R be a commutative ring with identity then the set. अब इसे आपने ज़रा गौर से देखना है. हम असल में इस रिंग के वो एलिमेंट्स लेना चाहते हैं, इस रिंग के वो एलिमेंट्स लेना चाहते हैं x बिलोंगिंग टू R सच दैट x की कोई ना कोई पावर जो है वो 0 के बराबर हो जाए. नेचुरल नंबर पावर वेयर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कह लीजिए, या n इज़ ग्रेटर देन 0 कह लीजिए. सो वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या n इज़ ग्रेटर देन 0 ही की बात होगी. तो ये पर्टिकुलर सेट जो है ना, जैसे आपने देखा था वो Z4 में आपने देखा था, Z4 में 2 जो है वो ऐसे एलिमेंट है जिसकी पावर एक 0 आ जाती है. इसी तरह से Z8 में 2 और 4 ऐसे थे. तो रिंग के वो एलिमेंट्स जिनकी कोई ना कोई पावर 0 के बराबर आ जाती है, देन दिस सेट इज कॉल्ड नील रेडिकल. नील रेडिकल. तो चूँकि नील रेडिकल, तो इसका नाम भी हमें फिर हम n ब्रैकेट में r लिख देते हैं. ये n और ब्रैकेट में r, नील रेडिकल. रिंग r या रेडिकल समझ लीजिए, n r, ये इस सेट का हमने नाम रखा है, इज कॉल्ड नील रेडिकल. सो लेट्स कम टू अ प्रोपोजिशन. So proposition say that let R be a ring with identity. Let R be a commutative ring. Be a commutative ring with identity. Then ये जो नील रेडिकल हमने भी डिफाइन किया ना, एन आर, जो कि रिंग आर के वो एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई ना कोई पावर जो है वो 0 हो जाती है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो प्रूव हमें ये करना है कि दिस इज एन आइडियल ऑफ R, is an ideal of R.
नंबर वन, दिस इज एन आइडियल ऑफ आर। और सेकेंडली हम ये प्रूव करेंगे कि अगर आप इस आइडियल के साथ रिंग आर को फैक्टर कर लें तो ये जो फैक्टर रिंग है, तो ये जो फैक्टर रिंग है इसके अंदर कोई नॉन ज़ीरो निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा, हैज़ नो नॉन ज़ीरो। इसके अंदर कोई नॉन ज़ीरो निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले तो हम प्रूव करेंगे कि ये जो नील रेडिकल है ये आइडियल है। और आइडियल प्रूव करने के लिए आप जानते हैं 3 कंडीशंस होती हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने इसको नॉन एम्प्टी प्रूव करना होता है, फिर कोई 2 एलिमेंट्स लेकर हमने प्रूव करना होता है, उनका डिफरेंस भी इसके अंदर है, और फिर हमने प्रूव करना होता है कि ये अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या रिंग के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो एलिमेंट रिंग वो जो आइडियल की कंडीशन है। सो नंबर वन, ये हम नोट करते हैं कि वी नोट दैट कि ये जो ज़ीरो है रिंग का एलिमेंट ये नील रेडिकल को बिलोंग करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज़ीरो की तो कोई भी पावर आप लेंगे तो जवाब ज़ीरो आ जाएगा। तो दिस बिलोंग टू एन आर, देयरफॉर एन आर इज़ नॉन एम्प्टी। तो फर्स्ट कंडीशन तो बड़ी आसानी से सेटिस्फाई हो जाती है, एन आर इज़ नॉन एम्प्टी, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 5। सेकेंडली हम एन आर के कोई 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो लेट एक्स वाई बिलोंग टू एन आर। हम प्रूव करेंगे इनका डिफरेंस भी एन आर को बिलोंग करता है, लेकिन नोट कीजिए अगर एक्स और वाई एलिमेंट्स एन आर को बिलोंग करते हैं तो देन एक्स की भी कोई पावर ज़ीरो होगी क्योंकि नील रेडिकल का एलिमेंट है, और वाई की भी कोई पावर जो है वो ज़ीरो होगी फॉर या वेयर एम बी 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और एन बी 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। सो चूँकि एक्स और वाई हमने नील रेडिकल के एलिमेंट्स लिए हैं तो इनकी कोई ना कोई पावर ज़ीरो ज़रूर होगी। अभी आप यूँ करें कि कंसीडर करें आप ये जो एक्स और वाई है आप इसका डिफरेंस ले लें। एक्स मान हमने प्रूव करना है ना, एक्स माइनस वाई एन आर को बिलोंग करता है, तो एक्स माइनस वाई लेकर आप इसकी पावर बनाइए एम प्लस एन माइनस 1 और इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लीजिए। और आप जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन का एक फार्मूला आपने एफएसए में पढ़ा हुआ है, जिसे आप सिग्मा नोटेशन में लिख लिया करते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ आपके पास ये कम्बिनेशन की आप जानते हैं सूरत होती है, तो ये जो पावर है यहाँ आ जाती है एम प्लस एन माइनस 1। यहाँ आप कुछ भी लिख लीजिए पी क्यू आर एस, तो मैं यहाँ पर एस लिख रहा हूँ। फिर आप जानते हैं कि ये जो पहला एलिमेंट है इसकी पावर एम, असल में इन दोनों का डिफरेंस होती है एम प्लस एन माइनस 1 और माइनस एस, और इसके साथ ये जो y है इसकी पावर होती है s। और फिर एक और भी चीज़, चूँकि आपके पास यहाँ पर माइनस है तो ये इसमें माइनस वाई की पावर s होती है, तो आप इस माइनस 1 को अलग करके इसकी पावर s कर दें तो इससे बात सारी ठीक हो जाएगी टेक्निकली।
सो हैविंग सेड दैट, आप ये नोट कीजिए कि बायनोमियल थ्योरम की ये प्रॉपर्टी है कि जब आप ये जो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई के, इनकी जो राइट हैंड साइड पर जो पावर्स आती हैं, इन पावर्स को आप जब भी जमा करें, जमा करने के बाद रिजल्ट हमेशा इसके बराबर आता है, हमेशा इसके बराबर। इन दोनों को जमा करके रिजल्ट हमेशा इसके बराबर आना चाहिए। रिजल्ट कभी इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दिस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमियल थ्योरम, और आपने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस एफएससी में कर रखी है। सो वी नोट दैट कि ये जो m प्लस n माइनस 1 है, ये m से छोटा हो, और ये जो s है ये n से छोटा हो, इज़ नॉट पॉसिबल, is not possible at the same time। इस बात को बड़े गौर से आपको समझना होगा कि ये पावर और ये पावर, दोनों पावर्स एट ए टाइम ये m से छोटी हो और ये पावर n से छोटी हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अगर ये चीज़ m से छोटी होती है और m और n ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो छोटे होने के माने ये नहीं है कि m में से 1/2 निकाल दिया, ऐसा नहीं। m में से कम एक कम होगा या 2 कम होंगे या इस तरह से होगा। तो ये चीज़ m से और ये चीज़ n से एट ए टाइम छोटी नहीं हो सकती। अब देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ बिकॉज ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि बिकॉज इफ़ फ़र्ज़ कीजिए कि m प्लस n माइनस 1, ये सुबह यहाँ पर s भी था, -1 माइनस s, ये और ये चीज़ एट ए टाइम, ये चीज़ m से और ये चीज़ n से एट ए टाइम छोटी नहीं हो सकती। तो क्योंकि अगर m प्लस n माइनस 1 माइनस s, फ़र्ज़ कीजिए ये m से छोटा हो जाता है, इज़ लेस देन m, या फिर यूँ कह लीजिए कि सपोज से कि m प्लस n माइनस 1 माइनस s जो है ये m से छोटा हो गया। तो m से छोटा होने के माने ये है कि ये m माइनस 1 हो गया या -2 हो गया। तो फ़र्ज़ कीजिए कि ये m माइनस 1 हो जाता है, फ़र्ज़ करें कि ये m माइनस 1 हो जाता है, एंड और ये जो s है ये फ़र्ज़ कीजिए कि n से छोटा हो जाता है, एंड s इज़ लेस देन n। हम फ़र्ज़ कर देते हैं कि से s जो है वो n से छोटा, क्या मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 या जो भी है, तो फ़र्ज़ की n माइनस 1 हो जाता है। तो देन तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप नोट कीजिए कि देन m प्लस n माइनस 1 माइनस s जो है वो m माइनस 1 हो गया और s जो है वो n माइनस 1 हो गया। तो देन ये मैं इन दोनों को जमा करने लगा हूँ, इसको और इसको और इसको। तो देन m प्लस n माइनस 1 माइनस s एंड देन प्लस s, ये दोनों लेफ्ट साइड जमा कर दिए, दोनों हम राइट हैंड साइड जमा कर देते हैं। m माइनस 1
m-1 और n-1। फिर ऐसा हो जाएगा, आप देख लीजिए। ये चीज़ m-1 के बराबर है, ये s जो है वो n-1 के बराबर है, हमने दोनों को जमा कर दिया तो m-1 n-1 आ गया ये चीज़। सो दिस विल बिकम इक्वल टू दिस। देन अब देखिए फिर यूँ होगा कि ये -s तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, आप m को m से कैंसिल कर सकते हैं, इनको ये सब कैंसिल करें तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट जो है ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ -1 बचता है और राइट हैंड साइड पर रिजल्ट आपके पास -2 आ जाता है। देखिए सिर्फ -1, बाकी तो कैंसिल हो गए, -1 -2 विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बात यहाँ पर लिखी है कि ये जो एक्सपोनेंट है m + n-1 - s, ये और ये एक्सपोनेंट s, ये एक्सपोनेंट s, ये दोनों एट ए टाइम, ये m से और ये n से एट ए टाइम छोटे नहीं हो सकते। सो हैविंग सेड दैट, अब देखिए हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि ये चूँकि दोनों एट ए टाइम, ये m से छोटा नहीं हो सकता, उसी वक्त ये n से छोटा नहीं हो सकता, तो इसके माने ये हुए कि या तो ये m से बड़ा होगा और ये बेशक n से छोटा हो जाए, या फिर ये n के बराबर होगा या बड़ा होगा और ये बेशक छोटा हो जाए। यानी कि कोई एक छोटा हो सकता है, मतलब ये m से छोटा हो सकता है लेकिन ये फिर ये n से छोटा नहीं हो सकता, ये n के बराबर होगा, या और ये n से छोटा हो सकता है लेकिन फिर ये m से छोटा नहीं हो सकता, ये m के बराबर होगा या m से कुछ बड़ा हो, डिपेंड करता है, जो दोनों जमा होगा वो आना है। तो दिस इज़ द की जो इस पूरे थ्योरम में है। यहाँ मैं कंडीशन लगाना भूल गया कि यहाँ कंडीशन है s वेरीज फ्रॉम 0 to m + n-1। ये कंडीशन नोट कर लीजिए, मैं वहाँ नहीं लिख सका था। एनीवे, तो हैविंग सेड दैट, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि या तो यहाँ x की पावर m रहेगी या यहाँ पर y की पावर n रहेगी, दोनों एट ए टाइम जो है ना वो, यहाँ x की पावर m से छोटी चीज़ एट ए टाइम यहाँ उससे छोटी, ये नहीं हो सकता। या तो यहाँ x की पावर m सस्टेन करेगी या फिर यहाँ पर y की पावर n सस्टेन करेगी। इसके माने ये है कि या तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी या ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। देयरफॉर x - y raised to power m + n-1 इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म्स है ना, इनमें से या ये ज़ीरो होगी या ये ज़ीरो हो जाएगी। आप इसे नंबर्स लेकर ट्राई करके देख लीजिए तो इट विल हैपन। एंड देयरफॉर ये मैं यहाँ क्वालिफाई कर दूँ कि वेयर m + n-1 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो देयरफॉर x - y जो है ये n-r को बिलोंग करेगा। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। इसे बड़ी तवज्जो से आपको करना होगा। बायनोमियल थ्योरम पर अगर आपकी अच्छी कमांड हो तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। सो x - y belongs to n-r. For third condition, let r belong to r. Now let r belong to r and x belongs to nil radical n-r. Then x चूँकि n-r को बिलोंग करता है तो इसलिए x की कोई ना कोई पावर जो है वो ज़ीरो होगी फॉर सम m ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जैसे भी आप लिखना चाहें। एंड देयरफॉर r को x से मल्टीप्लाई करें, rx, और इसकी पावर आप m ले लें तो ये आ जाएगा r की पावर m इंटू x की पावर m। अब x की पावर m चूँकि ज़ीरो है
So this will become r की पावर m इंटू ज़ीरो एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखिए वही m जिसको x की पावर करने से ज़ीरो आता था वही पावर m आर एक्स की पावर भी ज़ीरो देती है। तो देयरफॉर आर एक्स बिलोंग्स टू एन आर। अब देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो देयरफॉर एन आर is ideal of ring R. So this ideal is called, let me just note that, इस आइडियल का नाम भी नील रेडिकल है। दिस आइडियल इज कॉल्ड नील रेडिकल, नील रेडिकल। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट आइडियल नील रेडिकल। So this completes the first part. Second part we still have to prove second part, which says that कि अगर हम रिंग आर को एन आर से फैक्टर करें तो इसके अंदर कोई नील पोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। So let's do that now. So second part, we have to prove that R factor n R does not contain non-zero, या याद है कि ज़ीरो यहाँ पर एन आर है इसके अंदर, तो डज नॉट, वी हैव टू प्रूव दैट आर फैक्टर एन आर डज नॉट कंटेन नॉन ज़ीरो नील पोटेंट एलिमेंट। इसे हम कंट्राडिक्शन से करेंगे। ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज दैट कि हमारे पास आर फैक्टर एन आर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन ज़ीरो भी है और उसकी एक पावर जो है वो ज़ीरो भी आ जाती है। तो ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज दैट, आप इसका एलिमेंट ले लीजिए एक्स प्लस एन आर, जो कि आर फैक्टर एन आर को बिलोंग करता है। तो सपोज दैट दिस बिलोंग्स टू आर फैक्टर एन आर एंड एक्स प्लस एन आर जो है ये नॉन ज़ीरो है। याद रखिए नॉन ज़ीरो का माने ये है कि ये एन आर के बराबर नहीं है, एन आर के बराबर नहीं है ये। और फिर ये नील पोटेंट भी है, हम ये सपोज कर रहे हैं। एंड इस एक्स प्लस एन आर की कोई पावर जो है वो, फर्ज कीजिए वो पावर हम एन ले लेते हैं, तो इसकी पावर एन जो है वो ज़ीरो आ जाती है। ज़ीरो के माने इसकी एन पावर जो है वो एन आर ही आ जाती है। देन अब नोट कीजिए, आप जो कोसेट्स की मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि ये जो जिस रिंग के एलिमेंट से आप कोसेट ले रहे होते हैं ना, वो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस केस में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इसकी पावर एन जो है ना, उसे एक्स की पावर एन बनेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑन योर सेल्फ। एंड देन एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन आर इज इक्वल टू एन आर। अब इसके माने ये हो जाएंगे कि एक्स रेज टू पावर एन जो है ये एन आर को बिलोंग करता है। अब अगर एक्स की पावर एन एन आर को बिलोंग करता है, और जहाँ आप जानते हैं कि वेयर एन इज, लेट मी राइट हियर, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब एक्स की पावर एन एन आर को बिलोंग करता है, तो देयरफॉर एक्स जो है वो, अभी एन आर को बिलोंग करने के लिए तो ज़रूरी है कि वो एलिमेंट जो है वो नील पोटेंट एलिमेंट हो। तो इसके माने ये होंगे कि एक्स जो है वो
नीलपोटेंट एलिमेंट है, या x रेज टू पावर n प्लस nr is equal to nr, therefore x raised to power n belongs to nr, and therefore अब ये अगर x की पावर n जो है वो नील रेडिकल को बिलोंग करती है, तो नील रेडिकल को बिलोंग करने वाले हर एलिमेंट की खूबी ये होती है कि उस एलिमेंट की कोई ना कोई नेचुरल नंबर पावर जो है वो ज़ीरो के बराबर होती है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट टू बी इन नील रेडिकल। तो therefore x raised to power n raised to power m must be equal to 0 for m again greater than or equal to 1, and therefore x raised to power n m कह लीजिए, इसे ब्रैकेट में रख लीजिए, इज इक्वल टू 0, और अगर n भी 1 से बड़ा है m भी, तो n m भी 1 से बड़ा होगा। एंड देयरफॉर अगर x की पावर n m 0 आती है तो फिर x जो है ये नील पोटेंट एलिमेंट होगा, एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू nr, ये नील पोटेंट एलिमेंट nr में होगा। इसलिए x का जब आप nr के साथ लेफ्ट कोसेट लेंगे तो वो जवाब nr के ही बराबर आएगा। एंड दिस इज़ कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने सपोज किया था कि ये, देखिए हमने सपोज किया था ये nr के बराबर नहीं है, विच कंट्राडिक्ट्स 1। तो देयरफॉर हमने ये बात प्रूव कर दी कि आर फैक्टर एन आर के अंदर नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं हो सकता। तो देयरफॉर आर फैक्टर एन आर does not contain non-zero nilpotent element। तो इसके साथ ही थ्योरम हमारा मुकम्मल हो जाता है।